Good evening, dear friends. On behalf of the Bombay Yarn Merchant Association and Exchange Limited, I welcome you all to 8th webinar of Bombay Yarn Merchant Association and Exchange Limited. आज के हमारे स्पीकर्स इंडिया के टॉप मोस्ट टैक्सेशन कंसल्टेंट्स में से गिने जाते हैं। श्री गिरीश जी वनवारी, जिनका 27 इयर्स का कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है। 13 साल वह KPMG में थे, जो देश की सबसे बड़ी ऑडिटिंग एंड एडवाइजरी फर्म्स में गिनी जाती है। KPMG में गिरीश जी नेशनल टैक्सेशन लीडर की पोस्ट संभालते थे और देश के कुछ सबसे बड़े मर्जर्स एंड एक्विजिशन के करने में उनका योगदान रहा है। और अब वो ट्रांजैक्शन स्क्वायर, एक टैक्स रेगुलेटरी और बिजनेस एडवाइजरी के फर्म के फाउंडर हैं। इनके साथ उनके कोर टीम के श्री अभय जी मुंद्रा भी है। अभय जी का एक्सपर्टाइज GST और एक्साइज रिलेटेड मैटर है और वो PwC में इनडायरेक्ट टैक्स के प्रैक्टिस संभालते थे। अब मैं गिरीश जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वह प्रिवेलिंग कोविड-19 की सिचुएशन और पोस्ट कोविड-19 टैक्सेशन का कोरिलेशंस और उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, इसके बारे में टेक्सटाइल के और हमारी यार्न इंडस्ट्री के व्यापारियों को मार्गदर्शन दें। श्री अभय जी और गिरीश जी 45 मिनट्स इस एजेंडा के पे बात करेंगे और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट उनसे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ये सारी बातें इंग्लिश और हिंदी मिक्स लैंग्वेज में होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस आपने नीचे दिए हुए स्क्रीन Q&A का बटन है, उसको दबाइए, मीन्स उस पर लिखिए, चैट पे सवाल ना किए। ओवर टू यू श्री गिरीश जी। थैंक्स जयश्री और थैंक्स, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप काम कर रहे हैं अपने संस्था से, विच इज बॉम्बे यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड, जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा नॉलेज का सेमिनार रख रही है, उसके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ये टाइम में बस ये सभी एजुकेशन चाहिए जो आपको आगे दिखाए वे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंटेशन को 3 भाग में बांटेंगे। पहले हम करेंगे ये कोविड-19 है क्या, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट कितना डीप है और क्या होने वाला है आगे चल के, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इंडस्ट्री का इम्पैक्ट है, और अभी टैक्स रेगुलेटरी हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए आगे से। तो आगे पहले स्लाइड पे चलते हैं। एंड अभी इफ यू कैन जस्ट फ्लिप द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। तो रियली ये पूरी दुनिया आज स्टैंड स्टिल में है। मेरे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल में। एक ऑफिस नहीं चल रही है आज, एक फ्लाइट नहीं उड़ रहा है, सब जगह लॉकडाउन है। कहाँ लॉकडाउन का मतलब होता है घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, कर्फ्यू जैसा जैसे इंडिया में है। कहाँ लॉकडाउन का मतलब होता है घर से काम करिए बैठ के। बट सारी दुनिया लॉकडाउन में है और ये 212 कंट्रीज है, 180 कंट्रीज में लोकल ट्रांसमिशन हो रहे हैं, 70 कंट्रीज में 1000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। चाइना अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पर चाइना में भी कितनी एक्टिविटी अभी तक है किसको पता नहीं है अंदर से क्या हो रहा है रियली। यूएस तो फुल्ली ब्लोन अप है, 8.5 लाख केस हो चुके हैं, अभी 1 बिलियन पे जा रहा है। यूरोप 46% यूरोप में केसेस थे और जो मैक्सिमम डेथ्स हुई है वो अभी यूरोप में कंबाइन हुई है। सो सीरियसली ये पहले बार जिंदगी में हमारे वो ऐसे हुआ है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और कहीं कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड। अगले स्लाइड में अब देखेंगे तो अभी क्या क्या हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, हम इतने परेशान क्यों हैं। हम परेशान हैं क्योंकि हमें डॉक्टर्स कहते हैं कर्व को फ्लैटन करिए। कर्व को फ्लैटन करने के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन करने के लिए फिर सब बंद हो जाता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, तो लोग को काम नहीं रहता है, लोग की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं हम लोग। कर्व फ्लैटन करिए ताकि टाइम मिले हमें बेड्स बनाने के लिए, पर उसका नतीजा सब इकोनॉमीज नीचे जा रही है। तो रियली ये लाइव एंड लाइवलीहुड बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है। तो अगर आप देखेंगे मेरा जो टॉप स्टेटमेंट नीचे वाला स्टेटमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट है। जिसने कर्व अच्छा किया है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रही है धंधे का क्या होगा, जिसने कर्व अच्छा नहीं किया है तो जैसे यूएस में ब्लो अप हो गया, पर इकोनॉमी का क्या होगा।
तो रियली बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पर रियलिटी थी एक रियलिटी जो मैंने देखी थी, वो इजरायली के डिफेंस मिनिस्टर के स्पीच में थी। कोरोना वायरस का मतलब है जो एल्डर लोग हैं उनको आप अंदर घर पे रखिए, उनको एकदम सुरक्षित रखिए ताकि उनको ये रिस्क नहीं आए। और दूसरा है तो एल्डरली को आपको संभाल के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, पर ये फैलता जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं काउंट्स, सब महाराष्ट्र बन जाएंगे इवेंचुअली, बिकॉज इसका तो कोई स्टॉपेज ही नहीं है। अगर एक केस है, 1 से 400 केस बनते हैं, 400 केस से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे यूएस में हो रहा है, सब जगह मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो भी स्टेट खुलेगा वहां मल्टीप्लाई होएगा। तो उसके लिए बंद होना इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज हाउ टू लिव विद द कोविड, हाउ टू मेक श्योर दैट यू कीप द एल्डरली सेफ, हैव सोशल डिस्टेंसिंग, आल्सो स्टार्ट द इकोनॉमी। और ये डर के मारे पूरा डेट मार्केट ऊपर नीचे हो चुका है। ऑयल प्राइसेस जीरो हो गया है, जीरो। अगर ऑयल प्राइस जीरो होता है मतलब लोग को होप ही नहीं है डिमांड का। तो अगर आपको लग रहा है मेरा धंधे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, पूरा दुनिया को ये लग रहा है, तो आप अकेले नहीं है, पूरे दुनिया को ये लग रहा है, पूरा दुनिया अनसर्टेन है। सब बैलेंस करना चाहते हैं पर कोई आंसर नहीं है किसको भी आज। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे, तो लोग मुझे पूछते हैं मेरी इंडस्ट्री तो इम्पैक्टेड नहीं है, मैं तो निकल जाऊंगा इससे, या मेरी इंडस्ट्री तो बंद हो गई है। तो ये चार्ट आपको बताता है भाई कौन सी इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड है, कौन सी इंडस्ट्री कम इम्पैक्टेड है। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड है, टेलीकॉम लीस्ट इम्पैक्टेड है, फूड एंड रिटेल लीस्ट इम्पैक्टेड है। और आगे जाके आप देखेंगे ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है टूरिज्म में, एयरलाइंस में, रिटेल में, दुकानें बंद पड़ी हैं। अपैरल्स में जो मेरे क्लाइंट्स है ऋतु कुमार, सब्यसाची, सब बंद है, सब स्टोर्स ही बंद है। ऑटोमोटिव बंद है, ऑटोमोटिव सप्लायर्स बंद है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बंद है। और नीचे आप जाएंगे तो न्यूट्रल इम्पैक्ट की इंडस्ट्रीज है, जैसे हो चुका टेक्नोलॉजी, जैसे हो चुका मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल्स, बेवरेजेस। तो मुझे कोई कह रहा था भाई फार्मा तो बहुत ही बूम में चल रहा होगा, वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत ही बूम में चल रहा होगा। वेस्ट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स है मेरे पास, तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, वेस्ट हमारी ऑपरेशंस अभी 30% पे चल रही है। क्यों? वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत भाग होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंपनी वेस्ट, सिविक वेस्ट। खाली सिविक वेस्ट चल रहा है, वो भी 40% पे चल रहा है। अभी हमारी सिविक वेस्ट जनरेशन 40% है, बाकी वेस्ट तो चल ही नहीं रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी 30% कैपेसिटी पे चल रही है, फार्मा कंपनी भी 30% कैपेसिटी पे चल रही है, इसलिए पूरा सप्लाई चेन ब्रेक डाउन हो चुका है। तो आप देखेंगे जो कोविड हीट मैप है जो मोदी ने बनाया था, इसके हिसाब से सब इंडस्ट्रीज ट्रबल में है। जो ग्रीन वाली है उनका ट्रबल 30-40% में है, काफी तो बंद हो चुकी हैं, चलिए अभी रिवाइव करना है उनको फिर से। और जो ऑरेंज वाली है अभी सोच रहे हैं 20 के बाद कैसे चालू करना चाहिए। और आपकी टेक्सटाइल्स इसमें कहाँ आती है, आप ऊपर अपैरल्स में आती है, टेक्सटाइल नीचे भी आती है ऑरेंज में, पर टेक्सटाइल्स भी अभी फिलहाल सेफ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ जो आप ऊपर वाली लाइन देखते हैं उसमें लिखा गया है ये सेक्टर में रेजिलियंस कितना है, और जो नीचे वाली लाइन है उसमें दिखाया गया है इसमें कोविड का इम्पैक्ट कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल फार्मा लीजिए, फार्मा में कोविड का इम्पैक्ट कम है, 30 से 40% अभी भी चल रही है। सेक्टर रेजिलियंस बहुत हाई है क्योंकि आगे चल के दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। फर्टिलाइजर में सेक्टर रेजिलियंस काफी हाई है और इम्पैक्ट लो है। मोबाइल में लो और हाई, मतलब मोबाइल तो चल ही रहा है सबके, आप व्हाट्सएप चल रहे हैं, सब चल रहा है, और रेजिलियंस बहुत हाई है। सबसे डेंजरस सेक्टर्स ऊपर है रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो जो भी आपको कह रहा है ये स्टॉक खरीदिए, बहुत गिर चुका है, ऑयल एंड गैस खरीदिए, आप ये इम्पैक्ट स्टेटमेंट देखना हमेशा। आपकी टेक्सटाइल्स कहाँ आती है, आपकी टेक्सटाइल्स का इम्पैक्ट बहुत हाई है अभी क्योंकि टेक्सटाइल्स अभी तक बंद हो चुकी हैं, पर रेजिलियंस इज मीडियम। आपकी अपॉर्चुनिटीज भी है जो आपको मैं बताऊंगा जब भी आप उनके सेक्टर्स स्लाइड्स में जाते हैं। तो रियली सब तकलीफ में है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड की कंपनीज हैं उनका रेजिलियंस बहुत लो है और इम्पैक्ट बहुत हाई है, और काफी डेट में बहुत कंपनियां तकलीफ में आएगी जैसे आगे चल के हम देख रहे हैं। और जो
नीचे वाले बॉक्स में वो सेफ कंपनीज है, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, फर्टिलाइजर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की मूवमेंट देखेंगे ये चार्ट के हिसाब से चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इंडिया ने क्या किया, लॉकडाउन, बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज मिल रही हैं। अभी 20th से लोग चालू कर रहे हैं। सब भाग के चालू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं भाई, एफआईआर आ जाएगा अगर कुछ आपके वहां केस निकल गया। तो अभी वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट को, भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी से कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी से नहीं कर सकते हैं। और अभी टेस्टिंग चालू हुई है थोड़े ज्यादा फॉर्मेट में। मुझे लोग कहते हैं महाराष्ट्र में बहुत केसेस है और महाराष्ट्र में तो बहुत प्रॉब्लम है। आंसर वो गलत है। आपको पता है महाराष्ट्र में टेस्ट कितनी हुई है? 70,000 टेस्ट हुई है, 70,000। आपको पता है रिलेटिवली वेस्ट बंगाल में टेस्ट कितनी हुई है? 4,000। तो आप वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के नंबर्स कंपेयर ही नहीं कर सकते। कहाँ टेस्टिंग जारी होगी वहां नंबर ज्यादा निकलेंगे। तो रियली अभी टेस्टिंग जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे टेस्टिंग से रिजल्ट्स आते जाएंगे, वैसे सब जगह नंबर्स बढ़ते जाएंगे। गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है। मैंने अभी कल सुना एमपी में, इंदौर में टेस्ट बंद हो गई है प्राइवेट लैब्स में 2 दिन से, क्योंकि वहां कुछ लफड़ा हो गया। तो अभी फिर से 3 दिन के बाद आप एमपी नंबर ज्यादा देखेंगे, अभी टेस्ट फिर से चालू हो जाएगी, इसलिए जो लोग जमा हो गए होंगे उनके रिजल्ट आएगी। तो ये जो इवेंचुअली सब जगह होगा, ये कुछ भी कोविड फ्री नहीं होगा, वो मैं जानता हूँ जो ग्लोबल एग्जाम्पल से है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और कोविड के साथ काम करना इज द ओनली फ्यूचर। अभी 3 तारीख के बाद क्या आता है, कितनी कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट लाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए 3 तारीख के बाद क्या चालू होगा क्या चालू नहीं होगा। और अभी आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बहुत क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, बहुत इंडस्ट्रियल के साथ बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जयश्री से। जयश्री, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी तो कंफ्यूज माइंड है कि कैसे अभी तो हम तो घर में बैठे हैं, अभी तो हमें पता नहीं कि बाहर की दुनिया क्या होगी, क्या चेंजेस आएंगे। हम लोग सब कंफ्यूज हैं, अभी मालूम नहीं पड़ता। इसके कॉज मालूम है कोविड-19 हुई, उसके बाद जो इफेक्ट्स है उसके लिए हम थोड़े घबराए हुए हैं। अननोन फियर तो है मैं ना। बताऊँ, करेक्ट, मैं आपको बताऊँ हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आपने बोला 27 साल का एक्सपीरियंस, 27 साल में हम सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम सब अपना घर खुद बनाते हैं, सेविंग्स खुद बनाते हैं। अभी आप देखेंगे सबकी घर की वैल्यू आधी हो गई है, सब रियल एस्टेट टूट गया। सबकी जो रियल एस्टेट आधी हो गई है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं सबके रेट 40%, 50% गिर गए हैं। सो इरोजन ऑफ पर्सनल वेल्थ हो गया। जो भी सालों की कमाई है सबकी एकदम नीचे चले गई है, टोटली गिर गई है। सेकेंड इज इरोजन ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो गया। अभी आप 3 महीना घर पे बैठ के जाएंगे बाहर, आप जाके कपड़ा नहीं खरीदेंगे, आप जाके ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, आप जाके होटल में नहीं जाएंगे, तो आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। आप घर नहीं खरीदेंगे, तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सब जगह बहुत ही लो हो गया है। एंटरप्रेन्योर सोच रहा है वो पैसा दे पाएगा कि नहीं नेक्स्ट ईयर मंथ अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय सोच रहा है उसकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गया है। और बहुत लोग पर्सनल ट्रॉमा में भी जा रहे हैं। पर्सनल ट्रॉमा क्या होता है, किसका माँ बीमार है, किसका बाप बीमार है, किसका डायलिसिस नहीं हो रहा है, किसका कैंसर में इश्यू हो रहा है, तो बहुत ही पर्सनल ट्रॉमा में। तो ये ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, ये पता नहीं क्या होने वाला है, और बहुत पर्सनल ट्रॉमा में लोग चल रहे हैं। तो सबका मेंटल फ्रेमवर्क बहुत ही डिफिकल्ट है ये टाइम। तो इसलिए आप आगे जाएंगे, ये आप दिमाग में रखना, क्योंकि अगर आप कस्टमर से बात करें आप दिमाग में रखना उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं उसके दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, जो भी पर्सनल ट्रॉमा में जा रहा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट है सबके लिए। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इंटरनेशनली नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। इंटरनेशनली सब कह रहे हैं फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व, सब बंद कर दो, हम घर से नहीं जाएंगे, कोविड नहीं फैलेगा, कोविड नहीं फैलेगा तो केसेस नहीं बढ़ेंगे, फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व। तो यूएस ने थोड़ा लेट किया, यूके ने थोड़ा लेट किया, स्पेन इटली ने लेट किया। अभी अभी फ्लैटन करके क्या करेंगे, फ्लैटन करके फाइट करेंगे। फाइट करके मतलब फाइट करके हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से चालू करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मास्क करके काम करेंगे। एक दिन आधा 50% आएगा, दूसरे दिन 50% आएगा, तो हम फाइट करके फ्लैटन करके चालू करेंगे। और फिर फ्यूचर क्या होगा,
मुझे लोग कहता है भाई अभी सब ठीक हो जाएगा, 3 महीने में सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला 3 महीने में। जब तक वैक्सीन नहीं आती है डर रहेगा, जब तक वैक्सीन नहीं आती है डर रहेगा। अर्लीस्ट वैक्सीन आएगी 1 साल के बाद। अगर क्योर आता है, अगर क्योर आता है तो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, बट लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपको लगता है भाई आप 3 महीने में ये सब सॉल्व हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप भ्रम में रह रहे हैं। इंडिया किधर है इसमें? हम फ्लैटन ऑफ कर्व में है अभी। हमने तो अभी फाइट भी नहीं किया है, हमने तो अभी सोचा भी नहीं कैसे चालू करना चाहिए। हमने तो कहा है भाई अगर आपके वहाँ कोविड आ जाएगा तो हम बंद कर देंगे, एफआईआर डाल देंगे आपके ऊपर। अभी हम फाइट के मोड में आएंगे थर्ड के बाद। कैसे आएंगे वो सोचेंगे, पर फ्यूचर का डर हमेशा रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती है। डर क्या रहेगा? अगर मेरे पास अगर सोचो, अगर आपने वो डोमिनो पिज्जा वाले से डोमिनो पिज्जा खाया होता, अगर आप वो 73 फैमिलीज में होते, आप क्वारंटाइन हो गए थे। और अगर आपके कोई क्लाइंट आया आपके पास, आपकी फैक्ट्री में कोविड लेके आया, तो अपनी फैक्ट्री सील डाउन हो जाएगी। तो कैसे होगा ये? तो जब तक वैक्सीन क्योर नहीं आता है, हम फाइट मोड में दर दर के चलेंगे। और ये दुनिया फाइट मोड में दर दर के चल रही है अभी। चाइना फाइट मोड में है, थोड़ा आगे निकल चुका है। स्पेन, इटली वहां जा रहे हैं अभी। यूएस वहां जा रहा है। यूएस, डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है वहां जाने के लिए। इंडिया अभी तक फ्लैटन मोड में ही है। तो लाइफ नॉर्मल नहीं होनी है 1 साल में। तो मैं क्लाइंट को बोलता रहता हूँ, आप संभाल के अपना प्लानिंग करना, नहीं तो आपको तकलीफ होगी आगे चल। नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट, हाँ सॉरी, और नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रहा है। थैंक्स। सो बेस मेटल्स प्राइस गिर चुकी है, नेशनल गैस गिर चुका है, क्रूड प्राइसेस जीरो हो चुका है। इंडिया ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, आईएमएफ ने कहा भाई इंडिया ब्राइट स्पॉट है, 1.9 होगा। 1.9 आज मैंने पढ़ा 0.8 होगा। बाकी तो सब कह रहे हैं भाई 6 to 7% नेगेटिव में चलेंगे। अगर इंडिया भी नेगेटिव होता है पता नहीं चलता है, क्योंकि जितना लेट इंडिया चालू होगा उतना इंडिया जीडीपी प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए कम है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अबे चेंज ना प्लीज। तो जब तक स्लाइड आती है बताता हूँ। तो आप स्टॉक मार्केट्स के गुरु को सुनते हैं, आपको पता है जैसी ये कर्व्स क्या होते हैं? मैं तो बहुत कर्व सुन रहा हूँ। वी कर्व, वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी, कोई बोलता है नो रिकवरी। ये कर्व का मतलब क्या होता है जयेश जी? कर्व मीन्स उसका शेप गिना जाता है कि अनइवन होता है, इवन होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हाँ। आप मुझे बताना भाई कौन से कर्व में हम जाएंगे। वी कर्व का मतलब है थर्ड के बाद सब चालू हो जाएगा। और जून में जो भी हमारे सेल्स थे फरवरी में वो आ जाएंगे। क्या वो होने वाला है? हमें वी कर्व तो मालूम ही नहीं है। वी कर्व तो होगा ही नहीं। हाँ यू कर्व का मतलब है हम नीचे जाएंगे, फिर हाँ। वहां हम थोड़ा दिन रहेंगे, 6-7 महीना रहेंगे। जब तक कर्व नहीं आएगा तब तक वहीं रहेंगे, जब तक क्योर नहीं होगा तब तक वहीं रहेंगे। फिर जब भी क्योर आएगा धीरे धीरे ठीक ठीक हो जाएगा। यू कर्व हो जाएगा। यू एल कर्व। कर्व का हाँ हाँ जी, बताइए। आप नहीं बताइए। बताइए, नहीं हाँ आप जी, बताइए, आपको क्या लगता है यू कर्व होएगा? यू कर्व का चांसेस अपनी फाइटिंग स्पिरिट के ऊपर रहेगा। और हो सकता है कि इम्यूनिटी इंडियन की थोड़ी अच्छी है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अगर लोकल ट्रांसमिशन के सब बात तो हम नहीं चाहते। डर एक सा हो जाएगा, पूरी धंधे की स्टाइल चेंज हो जाएगी। घर पे बैठ के बिजनेस करना पड़ेगा, डिजिटल यूजेस करना पड़ेगा। हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं है सब में। और एल कर्व का मतलब होता है भाई आपकी हैबिट्स ही चेंज हो जाएगी। इकोनॉमी हमेशा के लिए नीचे चली जाएगी, विच मीन्स दैट आप कभी लेंगा लेंगे ही नहीं। आप कभी जाके ट्रैवल करेंगे नहीं थोड़ा टाइम के लिए, दूसरा घर नहीं बनाएंगे। मतलब एकदम इकोनॉमी आप बोलेंगे नहीं मैं तो अभी मौत से निकला हूँ, अभी मुझे 2 गाड़ी नहीं चाहिए, एक ही गाड़ी चाहिए। आपके हैबिट्स पूरे चेंज हो जाएंगे। एल कर्व का मतलब होता है। मुझे लगता है हम सबको एक स्ट्रेच्ड यू कर्व के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। स्ट्रेच्ड यू कर्व का मतलब क्या होता है? हम नीचे जाएंगे, जब तक तो क्योर नहीं आता है, वैक्सीन नहीं आती है, हम वहीं रहेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। वी कर्व तो होना ही नहीं है, यू कर्व होना है। और कोई इंडस्ट्री में आदतें इतनी बदल जाएगी कि हम एल कर्व बन जाएंगे।
तो कोई इंडस्ट्री स्ट्रेच यू कर्व रहेगी, कोई इंडस्ट्री एल कर्व होगी। और डब्ल्यू कर्व का मतलब होता है, डब्ल्यू कर्व के अंदर जैसे अभी चालू हो गया बंद हो गया, चालू हो गया बंद हो गया, अभी कोविड आ गया बंद हो गया, मतलब जैसे कैसे अभी सिंगापुर चालू हो गया बंद हो गया, सिंगापुर चालू हो गया बंद हो गया, तो डब्ल्यू कर्व पता ही नहीं क्या हो रहा है, एकदम फ्लक्चुएटिंग। तो मुझे लगता है हम सबको जो भी ये कॉल पे है प्रिपेयर करना चाहिए कैश फ्लोज, ताकि हम यू स्ट्रेच यू कर्व में प्रिपेयर रहे। और अपनी कैपेसिटीज ऐसी अच्छी होनी चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम फटाफट स्केल अप कर सके। रेवेन्यू चेस बी कर्व के हिसाब से होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेच यू कर्व के हिसाब से होना चाहिए। और आपको देखना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने आपको पहले इंडस्ट्री का चार्ट बताया, मैंने क्या किया है बताता हूँ मैं आपको। मेरे क्लाइंट्स है 450-500 क्लाइंट्स है मेरे फर्म में। मैंने क्लासिफाई किया है भाई कौन से लो इम्पैक्ट में आते हैं, मीडियम इम्पैक्ट में होते हैं, कहाँ कहाँ से रिकवरी आएगी, कहाँ कहाँ से रिकवरी नहीं आएगी, और वो बेसिस पे मैंने बिजनेस प्लान बनाया है। आपको भी देखना है, जो आपके कंजम्पशन सेक्शन है, जो मैंने चार्ट बना के भेजा था आपको, जो शुरू में दिखाया था आपको, उसमें आप कहाँ फॉल करेंगे। दोनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बिजनेस प्रोजेक्शन पूरा रॉन्ग जाएगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप अपैरल पे डिपेंडेंट है, अपैरल तो एकदम ही हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन है, मतलब वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो आपको एकदम ही संभाल के देखना है मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो मुझे लोग कहते रहते हैं भाई सॉरी वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा है, चूंकि बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज सब लोग आजकल ये सब देख रहे हैं, पर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही चलेगा मैं ट्राई करूँ, हाँ जी। प्रेजेंट के साथ तो इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। 1 मिनट रुकिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन अभी हाँ जैसी। हाँ जी, परफेक्ट, हाँ जी। परफेक्ट। अभी मैं जाता हूँ स्टिम्युलस में। तो अब मुझे कोई कह रहा था भाई कनाडा में तो सब बंद हो चुका है, एंड लॉकडाउन 3 महीना, लॉकडाउन 3 महीना। आपको पता है इनके इन कंपनीज के पास पैसे कितने हैं? $2 ट्रिलियन इज इक्वल टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया की एक साल की जीडीपी $2 ट्रिलियन होती है, वहां का स्टिम्युलस यूएस का $2 ट्रिलियन है। जापान ने स्टिम्युलस किया 9.2% ऑफ जीडीपी स्टिम्युलस। तो ये सब कंट्रीज, कनाडा 8.4%, ऑस्ट्रेलिया 9.7%, ये सब कंपनीज घर में पैसे दे रही है लोगों को। हर आदमी को यूएस, मेरे कजिन रहते हैं यूएस में, उनको हर फैमिली में को $3,400 मिला। $3,400 इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपीज एज इमीडिएट स्टिमुलस। तो ये कंट्रीज जो लॉकडाउन में है भारी तरह से स्टिमुलस दे रही हैं, अप टू 19%। इंडिया का स्टिमुलस अभी तक 0.8% है। तो अगर लॉकडाउन इज नॉट मैच्ड अप विद अ फिस्कल स्टिमुलस, इट कैन बी अ बिग कैटास्ट्रोफी। एंड हाउ मच कैपेसिटी डज इंडिया हैव फॉर द फिस्कल स्टिमुलस, ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जयेश भाई। कितना इंडिया में क्षमता है स्टिमुलस देने की? बोलना बहुत इजी है, आप एंटरप्रेन्योर है, अपने एम्प्लॉयज को देंगे, सब आदमी चाहता है अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना चाहिए, पर रियली कितना कैश फ्लो है उसके बाद वो करने के लिए, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो खाना बांटा लोग को, फिर इंश्योरेंस कवरेज दिया हेल्थ केयर लोगों को, फिर बाद में उन्होंने काफी बेनिफिट्स दिए, गैस, वाइफ्स को पैसे ट्रांसफर किए, एम्प्लॉय का पीएफ में कंसेशन दिया। इस सब का मिला के 1.7 ट्रिलियन रुपीज होता है। 1.7 ट्रिलियन रुपीज इज इक्वल टू अराउंड $20 बिलियन, विच इज नथिंग कंपेयर टू $2 ट्रिलियन। स्मॉल केसेस में इनकम टैक्स रिफंड्स हो चुके हैं, आईबीसी प्रोसीडिंग्स काट चुके हैं, आरबीआई ने रिपो रेट कम कर दिया, आरबीआई ने
लोन इंस्टॉलमेंट्स को 3 महीने से भरा दिया। तो काफी चीजें की हुई है, पर बेनिफिट एमएसएमई के लिए अभी तक कुछ नहीं आया है। और एमएसएमई और इंडस्ट्री अभी सोच रही है नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्टिमुलस में कितना उनका फायदा होगा। तो लॉकडाउन विदाउट अ स्टिमुलस इज व्हाट इज वरीसम। अभी हमें देखना है भाई कितना स्टिमुलस आता है हमारे सेक्टर्स को, ताकि हमारा सेक्टर्स आगे चल के बढ़ सके। और अगर आप इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट देखेंगे, मैं आपको क्लाइंट्स का फीडबैक दे रहा हूँ, ये क्लाइंट्स की फीडबैक है, मेरे फीडबैक नहीं है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो तकलीफ में है, क्योंकि कहा गया है कोरोना वायरस नॉनवेज के साथ जाता है, तो नॉनवेज का सेल्स बहुत कम हो चुका है। और प्लस ये जो भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोई मुझे कह रहा था भाई ब्रिटानिया और HUL बहुत अच्छी कर रही है, बिल्कुल नहीं, वो अपने टॉप एंड प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं पा रही हैं, वो खाली रूटीन बेच रही हैं और उसका सेल्स 30-40% ही खाली रूटीन में। एविएशन पूरा बंद हो चुका है, आपने देखा भाई स्पाइस जेट और गो एयर ने तो कहा है कि वो सैलरी नहीं देंगे 15 मई तक। इंडिगो भी पूरा बंद है, एयर इंडिया भी पूरा बंद है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी पूरा तकलीफ में है। चलिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी तो पहले होटल्स अभी कभी चालू होंगे, कैसे कैसे वो ये नॉर्म्स में फंक्शन कर पाएंगे पता नहीं है अभी तक। सब कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल हो चुकी है, अभी होटल्स एट बेस्ट चल रहे हैं मेडिकल के लिए। एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हैं, अभी जब चालू होंगे तभी देखेंगे। पर ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ने वाला है, डिजिटल एजुकेशन बढ़ने वाला है, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन सेमिनार्स, ये आपको देखना है भाई इसमें कितना फायदा आपको हो सकता है। फिर आप इंटरटेन देखेंगे, एंटरटेनमेंट भी पूरा इम्पैक्टेड है। फाइनेंशियल सर्विसेज, सब चीज का जो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में इम्पैक्ट आने वाला है। जो भी बैंक्स है अभी वहाँ डिलिक्वेंसी चालू होगी नेक्स्ट क्वार्टर से, क्योंकि लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, हाउसिंग लोन, कार लोन्स। तो आप देखेंगे सब NBFC स्टॉक्स गिर रहे हैं, बजाज फाइनेंस, सब अच्छी कंपनीज गिर रही है, क्योंकि वहाँ फियर है और NPS बढ़ेंगे। रियल एस्टेट इज इन ट्रबल, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर ये सब कैसे रिवाइव होगा, ये रिवाइव होगा पहले गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट स्टिमुलस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिवाइव होगा। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, सब इंडस्ट्री बंद होने के कारण खाली अभी बेसिक्स पे चल रहा है, एसेंशियल्स पे। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज जो ठीक लग रही है पर प्रॉब्लम में है, स्टार्ट्स विद ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, कंप्लीटली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी चाइना से सामान नहीं आ रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, फार्मा प्लांट्स API की सप्लाई नहीं है अभी चाइना से, पावर में अभी डिमांड ही नहीं है, पब्लिशिंग भी अभी मुझे नहीं लगता है कोई पेपर खरीदने वाला है, सबको डिजिटल की आदत हो गई है, अभी पेपर नहीं आ रहे घर पे, लोग को लग रहा है पेपर की जरूरत ही नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वोलर, अगर ऑयल जीरो हो गया है तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तकलीफ में लगता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी वाज अ बेट अगेंस्ट ऑयल। वो टेक्सटाइल्स में ना, तो जो मेरे क्लाइंट्स है टेक्सटाइल्स में, पहले तो यान में आप देखेंगे डिमांड काफी कम हो चुकी है। यहाँ के इंपोर्ट्स में भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, जो प्राइसेस चल रहे हैं वो भी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। जो भी चाइना से सामान आ रहा था, बटन, जिपर्स, हैंगर्स, वो सब भी कम हो चुका है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। और डिमांड साइड में भी प्रॉब्लम है। डिमांड साइड अगर आप देखेंगे, दो साइड का डिमांड होता है। एक साइड का डिमांड आपके सेक्टर में होता है अपैरल्स का, जो अपेरेंटली कम है। अभी अपैरल जब चालू होंगे तो कैसे निकलेगा वो डिमांड, वो कंज्यूमर बिहेवियर ही बहुत ही नेगेटिव है, अभी वो टाइम लगेगा आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए। एंड सेकंड इज एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, आई मीन ग्लोबल डिमांड कम हो गया है, तो लाइक फॉर एग्जांपल ये कैसे चलेगा ग्लोबल सिनेरियो, कैसा ये टर्न अराउंड होगा ग्लोबल, कैसा US करेगा, कैसे बाकी कंट्री बिहेव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर्स अभी थोड़ा, आई वुड सी देयर इज अ रियल वॉच ऑन इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। आपका जयेश भाई क्या एक्सपीरियंस है, जयेश जी आपका, जो आप टेक्सटाइल्स को देख रहे हैं? टेक्सटाइल्स में अभी तो फिलहाल एक फाइन मॉर्निंग में हमको कहा गया कि बंद हो जाओ, तो सारे हमारी उगरानी है, सारे हमारे स्टॉक्स है एज इट इज वेर इट इज पे है। हमारी सारी जो आउटस्टैंडिंग है वो किसी और के पास मॉनिटरिंग बेस पे चली गई है।
अभी हमारे हमारे बैंक में जो पैसे थे, हमको जिसको देने थे हमने उसको दे दिए। हमारी रिसीवेबल पेमेंट्स काफी है, वो हमारे पास अभी आएगी कि नहीं आएगी, कैसे आएगी। जैसे आपने बताया कि सारी की डिवेल्यू हो गई, हमारी उगरानी की, प्रॉपर्टी की, हमारे शेयर्स की, हमारे स्टॉक्स की, सब 20-30% जैसे आयु है अभी आपने बताया तो कम हो गई। तो अभी जो हमारे पास, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 30% धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डिमांड आएगी, तो डिमांड स्लोली स्लोली आएगी तो हमारे पास जो स्टॉक्स है वो हम पहले बेचेंगे, हम पहले कैश जमा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन चालू करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल राइट। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में कम से कम 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है। आपको अभी सबको फोकस करना है बाय नेक्स्ट 6 महीने में वर्स्ट केस अजम्पशन लेके कैश फ्लो कैसे मैनेज करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम नहीं है अभी, और आपको देखना है आपके अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है। हाउ डू यू compete with Bangladesh? How do you compete with alternatives to China? And how do you get there? How do you make sure you open new markets and focus on exports? क्योंकि apparel इंडिया में होते होते टाइम लग गया। जैसे मैंने आपको बताया था, तो जैसे अभी आप फ्लैटन स्टेज में है इंडिया, हम अभी आगे के स्टेज में पहुंचे ही नहीं है। बराबर है। तो फ्लैटन स्टेज से निकल जाएगा हमें 3-4 महीने लगेंगे। अगर केस सपोज 1 लाख हो गया 30 तारीख तक, 3 तारीख तक, तो कहाँ से खुलेगा? ये कुछ नहीं खुलेगा। बराबर और है। अगर खुलने के बाद भी अगर ज्यादा हो गया तो फिर से बंद हो जाएगा। तो इसलिए अभी डोमेस्टिक डिमांड तो मुझे दिखता नहीं है इतना। आपको एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, कैसे आप ये न्यू मार्केट्स में जा सकते हैं कहाँ चाइना का डोमिनेंस रहा है, और कैसे आप सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं, और इमीडिएटली आपको कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। आपको कैश पे जीना है थोड़ा टाइम, पूरे सेक्टर को। कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स इज द बिगेस्ट थिंग, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस द बिगेस्ट थिंग, और जो भी आपका मैन मेड फाइबर आता है चाइना में, वहां से भी आपको तकलीफ हो रही है अभी जयेश भाई? हाँ जी, पहले हमारे इंपोर्ट ने काफी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म पहुंचाया था, क्योंकि उनको तो सब्सिडी है और यहाँ पर हमारी कॉस्ट के बिलो हमको माल बेचना पड़ता था, तो करेक्ट। काफी सफर करी थी इंडियन इंडस्ट्री को। तो वहां आपको लॉबिंग करना है ताकि आपका वहां थोड़ा फायदा हो सके हाँ, एज हो अ सकता सेक्टर। है कि इसलिए हमने गवर्नमेंट को अपील भी करी थी कि वाया रूट से चाइना हमारे में डंपिंग करती है, तो सर्टिफिकेट करेक्ट। रीजन का हमने काफी प्रयास किया था कि चाइना थ्रू नहीं करें, वियतनाम से कि बांग्लादेश से कि श्रीलंका से। करेक्ट। हाँ जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। फिर बाकी चीजें क्या हुई है देश में? जो भी फाइलिंग डेडलाइंस है हमारी, जो भी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दी गई हैं, जून 30 तक चली गई हैं। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट हो गया है टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए। फिर वैलिडिटी ऑफ विथहोल्डिंग ऑर्डर बढ़ चुकी हैं। चाइना से इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई हैं, क्योंकि चाइना से इन्वेस्टमेंट्स आदमी नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं तो कंपनी अक्वायर कर लेंगी, क्योंकि उन्होंने एचडीएफसी में अपने शेयर्स खरीदे थे। और फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोर्ट 15 महीना हो गया, पहले 12 महीना था। तो अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और आपकी पेमेंट आनी है, पहले 12 महीने में आनी चाहिए, तो 15 महीना हो चुका है। आईबीसी की केसेस अभी बढ़ा के आईबीसी वेवर चल रहा है अभी, तो 6 महीने में अगर आपके डिफॉल्ट भी होते हैं तो आईबीसी में नहीं होगा आप सीधा, आपको 6 महीना है अभी निकलने के लिए आईबीसी में, अगर आपका डेट के इश्यूज है। तो इनकम टैक्स डेडलाइन बढ़ चुकी है, फॉरेन एक्सचेंज कंसेशंस आ गई हैं, एफडीआई फ्रॉम चाइना कम हो गई हैं, आईबीसी का डेडलाइन 6 महीना बढ़ा दिया गया है। तो जो डेट में उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बोर्ड मीटिंग्स हैं आपकी, अभी आप ई बोर्ड मीटिंग्स कर सकते हैं। सब फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर एमसीए बढ़ा के अप्रैल 1 से 30 सितंबर कर गई है, तो वो भी आपको प्रेशर में नहीं आना है, काफ़ी टाइम है आपको। फिर आप देखेंगे जो बाकी रिलैक्सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, अगर आपको डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग 1 मीटिंग कर गई है 4 मीटिंग्स के बदले, तो काफ़ी कंसेशन दिया है एमसीए में। सेबी में भी लिस्टेड कंपनी है, तो फिर फाइलिंग डेडलाइंस को 1 महीना बढ़ा के 30 जून कर दिया है, तो वहाँ भी है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस में। आपके केस में जेसीए के क्या कॉस्ट रहते हैं? आपका प्लान तो फिक्स रहता है, हाँ, आपके एम्प्लॉय, सॉरी गो अहेड। हमारी जो पगार हमारा तो फिक्स्ड है, हमारा पावर फिक्स्ड है और हमारा पैकिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, और उसके बाद हम डिमांड सप्लाई पे हमारा कन्वर्जन काउंट करते हैं। करेक्ट। तो डिमांड सप्लाई तो आप नेगोशिएट करेंगे ही। उसके अलावा जो भी आपकी रेंट एग्रीमेंट है, पावर एग्रीमेंट है, जो भी आपके फिक्स कॉस्ट है, आपको जाके सब एग्रीमेंट पढ़नी है, कहाँ फोर्स मेजोर आप ले सकते हैं कि नहीं।
कहाँ आप पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं, मोरेटोरियम ले सकते हैं। तो जो भी ये कॉल पे है उसको फिक्स कॉस्ट की लिस्ट बनानी है, उसको वो अंडरस्टैंड करनी है एग्रीमेंट को, कहाँ वो फिक्स कॉस्ट को जीरो कर सकते हैं। जैसे मेरे फॉर्म में रेंट एग्रीमेंट्स थी, तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी, भाई फोर्स मेजोर के हिसाब से रेंट एग्रीमेंट डिफर हो जाएगी। आप समझे सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सब आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बराबर है। जो रिकरिंग है, रिकरिंग को अपने वहां पर किधर बचत होती है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी है। हाँ, और जो जो अभी डायरेक्शन आती है थर्ड को, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है वो डायरेक्शन के हिसाब से चलेगी, जो गवर्नमेंट कहती है वो तो आपको थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। पर जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स नहीं होते हैं सर, जो एवरीडे लेबर नहीं होते हैं, जो जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए आपको सब कंपनियां अभी उनकी सैलरीज कम कर रही हैं। हाँ जी, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, मतलब जो भी है 20%, 30% डिफरल, तो जो भी आपके नॉन रेगुलेटेड एम्प्लॉयज है जो लेबर यूनियन में नहीं आते हैं नॉन, उनका आपको कॉम देखना है भाई, कैसे कैसे उनका आपको सपोर्ट मिले, ताकि हमारा गोल क्या है, वो जब तक हम यू में नीचे रहेंगे हमारा कैश फ्लो राइट होना चाहिए। बराबर है। हमारा गोल है वो यू का नीचे वाला राइट करना, बहुत ही सीरियसली। हम्म, उसके लिए फिक्स कॉस्ट कम करना है, जो भी फिक्स कॉस्ट फोर्स मेजोर से कम होते हैं वो कम करना है, जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है जो नॉन रेगुलेटेड है, कहाँ गवर्नमेंट ने कोई बांध नहीं लगाई है, उसको कम करना है, और बाकी खर्चे काटने हैं। हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका कैश फ्लो राइट रहेगा उतना आप वो यू को बराबर कर सकते हैं, नहीं तो आपको तकलीफ आएगी, बहुत तकलीफ आएगी। तो फोर्स मेजर में ध्यान दीजिए, हर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कीजिए, और अगर किसको बात करना है मेरे से कभी भी, जैसी कुछ भी हेल्प मैं पर्सनली फ्री में करके दूंगा। जुले ये टाइम सबको हेल्प करने का टाइम है, जो थैंक भी यू है, वेरी मच सर, थैंक यू। जो भी किसको भी हेल्प करना है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी एक स्लाइड ब्लैंक आ रहा है। एमएनए ये देश में बढ़ने वाला है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनीज है, अगर आपकी कंपनीज वनरेबल है, आपको प्रमोटर स्टेक कम है, तो आप ध्यान दीजिए आपका एक्विजिशन नहीं हो जाना चाहिए किससे। तो संभालना अपना स्टॉक मूवमेंट को, संभालना, देखना कौन ले रहा है आपका स्टॉक, क्योंकि अभी सब प्राइसेस कम है और टेक्सटाइल्स के प्राइसेस श्योरली कम है। तो वो आपको देखना है भाई, कोई आपसे ऐसा नहीं आपके स्टॉक को एक्यूमुलेट करके आपको ही निकाल देगा आपकी कंपनी से। तो बहुत ही आपको संभाल के रहना है इसमें। अभी पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाऊंगा, जीएसटी में, फिर बिजनेस पे आते हैं लास्ट लास्ट सेक्शन में। तो जयेश भाई थोड़ा ओवरशूट हो रहा है, चलेगा ना 10-15 मिनट और बात करेंगे तो? हाँ, अरे इट इज माय प्लेजर सर। हमारा तो आपकी बातें इतनी अच्छी है कि तो हम लोग सबको इंटरेस्ट बना ठीक है, रखता तो है आपके अभी कंटेंट ओवर टू क्रिएटिव। यू। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो अभय जी, अभय आप थोड़ा अभी इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे जीएसटी 10-15 मिनट, फिर बाकी स्लाइड्स पे आते हैं। Am I audible, Jayji? या Am I audible? आप मुझे सुन सकते हैं? यस यस यस, वी कैन सी हियर यू, but आपका थोड़ा Sir, अभय जी आपका नेटवर्क या क्रैक हो रहा है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। एक मिनट सर, अभी बेटर है सर? मच बेटर। मच अभी बेटर है? हाँ जी, ओके सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। गिरीश, आई विल शेयर माय स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सिर्फ मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे जाऊंगा सीधा। हाँ, ओके, इस स्लाइड में मैंने जीएसटी के सप्लाई चेन के बारे में बताया है, और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रप्शंस है। मैं बेसिक सप्लाई चेन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आप डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस रन करते हैं। सो कंसिडरिंग द एंटायर सप्लाई चेन इज डिस्ट्रक्टेड, आई विल नॉट स्पेंड टाइम। मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। रेट क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जॉब वर्कर में क्या हो रहा है, 5% पे लग रहा है, 18% पे लग रहा है। मैं जिस तरह से अभी टॉपिक है अपना, मैं रिसेंट डेवलपमेंट जाऊंगा, और फिर अपना जो अभी कोविड का सिचुएशन आया है उसके हिसाब से हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए उस पर डिस्कस करना चाहूँगा।
सो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में है, जो रोडटेप का स्कीम है जो इफेक्टिवली 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, उसको प्रेस रिलीज के थ्रू गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। हालांकि उसके टर्म्स और कंडीशंस अभी तक डिफाइन नहीं हुए हैं। ये कंडीशन अप्लाई होते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। देयरफॉर अपना जो MEIS का स्कीम था या अपना रोसेल्ट का जो स्कीम था जिसमें हमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलने वाले थे, वो कंटिन्यू होंगे 31 दिसंबर तक, या जब तक नई स्कीम आती है तब तक। इसका मतलब ये है कि हम पुरानी स्कीम में कंटिन्यू रहेंगे जब तक हमें नई स्कीम नोटिफाई नहीं होगी एक्सपोर्ट के लिए। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ऑल द सेक्टर के लिए, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। इसके अलावा जॉब वर्कर के लिए आपने रिसेंटली देखा होगा कंफ्यूजन स्टार्ट अराइज हुआ था 1 अक्टूबर के बाद में देयर वाज अ रेट चेंज। कंफ्यूजन था और हमेशा हम इन्वर्टेड ड्यूटी में जॉब वर्कर 18% में चार्ज करते थे। इसके लिए काफी रिप्रेजेंटेशन हुआ था टेक्सटाइल सेक्टर से कि जॉब वर्कर का 18% की जगह 5% होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए जॉब वर्कर को 18% से 5% लाया, और टेलरिंग सर्विस के लिए अलग से कैटेगरी दी है जिसमें उसको और 5% डिफाइन किया गया, अदर देन दैट 18% किया। सो ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है रिसेंटली, ये दोनों अमेंडमेंट्स आए हैं। इसके अलावा जो जनरल इश्यूज आते हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, ये होते क्लासिफिकेशन इशू। बिकॉज अपने प्रोडक्ट 5% से लेकर के 12%, कुछ प्रोडक्ट 18% में भी जाते हैं, कुछ बेस्ड ऑन द क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर रहते हैं कि 100 रुपए से कम में बेच रहे हो, 100 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। 1000 रुपए से कम में बेच रहे हो, 1000 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हो, इस पे डिपेंड करता है और उसके बेसिस पे GST लगता है। सो ये क्लासिफिकेशन इशू पहले इतना नहीं था जितना GST में आया, बिकॉज ऑफ यार्न से लेकर के फाइबर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद जॉब वर्कर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल, इन सब में क्लासिफिकेशन का काफी इशू अराइज हो सकता है इन कमिंग ईयर्स। उसके अलावा सेक्टर है जैसे कि कंपोजिशन डीलर्स है, उसके अलावा जो जॉब वर्कर है रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी वजह से GST का क्रेडिट का काफी ब्लॉकेज हो रहा है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, बिकॉज काफी लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, अभी वो और ऑर्गेनाइज होते जा रहा है। बट ये प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट में, अपना जो सप्लाई चेन जो मूवमेंट होता है उससे ब्रेक आ रहा है। बट वी आर गेटिंग बेटर, हम डेवलप हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर इज कमिंग इनटू कंपटीशन। उसके बाद में रिफंड और रिबेट का जो कंटिन्यूअस इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम रिफंड नहीं ले पा रहे हैं। आप रोज न्यूज में सुन रहे होंगे कि GST अथॉरिटीज ने इतना रिफंड इशू किया है, मुंबई कमिश्नर का रिफंड इशू किया है, मे बी अहमदाबाद, कोल्हापुर, इनके एक्साइज कमिश्नर्स ने इतना GST का रिफंड इशू किया है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि इनपुट्स मेरे हाई रेट पे आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जॉब वर्कर के चार्जेस और कुछ फैब्रिक्स जो थे जिनके हायर रेट पे थे, इसके लिए काफी रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अभी जो रिसेंटली 39 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, उसमें उन्होंने जिक्र किया बट उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि उनके रडार पे है, बट उसके बाद में कोविड सिचुएशन आ गया, और कोविड सिचुएशन आने की वजह से आज वो डिसीजन नहीं ले पाए, बट सूनर रिलीफ मिलने वाला है। जो भी हमारा क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा है, जो भी वर्किंग कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है, मे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसके ऊपर GST काउंसिल कुछ मेजर्स लेगा और हमें रिफंड या रिबेट का ऑप्शन देगा, स्पेशली इनपुट सर्विसेज जिनका हायर रेट है अपने लिए, जो पुराने जॉब वर्कर्स है या जो कैपिटल जिसका मिलता नहीं है क्रेडिट, तो उसका हमें रिफंड मिलेगा। अदर देन दैट डिस्काउंट का इश्यूज है, जैसे कि टर्न ओवर डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट और ट्रैवल स्कीम डिस्काउंट, ये सारे डिस्काउंट के ऊपर ये सब एग्री होने चाहिए। बट टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसा होता है कि डिस्काउंट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ड्रिवन होता है, तो काफी डिस्काउंट्स बाद में दिया जाता है, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर होना चाहिए जिसको पोस्ट सेल डिस्काउंट भी मिलना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ अ रिलीफ। तो ये सारे इश्यूज हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर को आ रहे हैं। और इसके आगे में जो कोविड की वजह से इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, जो हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए, जैसे गिरीश बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे जो फिक्स कॉस्ट है, मे बी रेंटल कॉस्ट है, हमें जाके अपने सारे लेंडर्स को बोलना चाहिए कि रेंटल्स चार्ज ना करे, ज़्यादा रेंटल चार्ज ना करे बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर इशू। बट इसके अलावा GST में काफ़ी इश्यूज इस तरह के आ सकते हैं जो हमें अवेयर रहना चाहिए। जय जी एंड सभी लोग, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप
प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये सारे इश्यूज अपने को आज नहीं तो कल फेस होने वाले हैं। कंसिडरिंग अगर कोई परफॉर्मेंस था, जैसे कि नॉन परफॉर्मेंस, मेरे सप्लाई चेन का अभी डिस्ट्रप्शन है, मेरे यहाँ से माल निकल चुका है, मेरी यान निकल चुका है, और सामने वाले पार्टी ने मना कर दिया है कि वो लेंगे नहीं, या मैंने किसी से माल मंगाया है बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो हमें डिलीवर नहीं दे पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारा जिस तरह से एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है। मैं अगर रेगुलर मैन्युफैक्चरर हूँ किसी कपड़े का और मुझे अगर यान चाहिए उसके लिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, तो क्या मैं उसको चार्ज कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, बिकॉज कैंसिलेशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे या परफॉर्म नहीं कर पाते, आप डिलीवर नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं आपको चार्ज कर पाऊंगा या नहीं। सेम है मेरे कस्टमर, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा पिनल कॉस्ट मुझे ऐड होगा या नहीं होगा। हालांकि सिचुएशन नॉन कंट्रोलेबल है, देयर इज अ फोर्स मेजर, बट स्टिल हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स अभी चालू है बट हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में प्राइस एडजस्टमेंट नेगोशिएशन होता है प्राइस एडजस्टमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किए बट उसका प्राइस का प्रॉब्लम यह है कि मैंने गुड्स सप्लाई किए थे 100 रुपए में, बट आज वो मुझे कस्टमर बोलता है कि नहीं, आपको मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, बट हमने ये कभी एग्री किया ही नहीं था। अगेन, जिससे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला था, हमें अभी डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं तो हमें पैसा मिलेगा नहीं। जनरली ये टेक्सटाइल में होता है कि इमीडिएट डिस्काउंट, कैश पे डिस्काउंट काफी चलता है, बट टेक्सटाइल में कैश पे डिस्काउंट चलता है। बट अगर हम ये नेगोशिएट 30 सितंबर तक अगर हमारा ये नेगोशिएशन चला, तो 31 मार्च 19 का सेल का 30 सितंबर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ थ्रू क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वॉट एवर इट इज। और डिस्काउंट्स भी हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या ये एग्रीड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीएसटी में ऐसा कहा है जो भी सेल के अंदर डिस्काउंट एग्रीड होता है उसका ही प्राइस एडजस्टमेंट होता है। अदर देन दैट है गुड्स इन ट्रांजिट। सारे गुड्स हमारे जो भी सप्लाई स्टार्ट हुई थी, जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था गुड्स का, वो ट्रांजिट में थे, वो सप्लाई नहीं हो पाया, मे स्टक डाउन बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टर्स नहीं है, ट्रांसपोर्टर है बट लॉकडाउन हो गया है, गुड्स डैमेज हो गए, कपड़े का नुकसान हो गया है, सो ऑन सो फोर्थ। इस केस में दो चीजें, एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अपनी, कस्टमर की, सेम है अपनी और वेंडर की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके डैमेज का लॉस कौन बियर करेगा। वी हैव टू बी केयरफुल अराउंड दिस कि हमें ये कैसे एग्री किया जाएगा, एंड वी शुड स्टार्ट डिस्कसिंग विद आवर कस्टमर्स एंड वेंडर्स कि हमें बात करना चाहिए कि जो मुझे सप्लाई कर रहा है, सप्लायर बराबर सप्लाई करेगा नहीं करेगा, गुड्स जो अटक है कौन लेगा, कहाँ अटके हुए हैं। और उसी के साथ ईवे बिल का जो एक्सटेंशन आया हुआ है, ईवे बिल का एक्सटेंशन था 14 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, उसके हिसाब से 30 तारीख तक दिया था कि आपके पुराने जो भी 20 तारीख से 14 तारीख तक के ईवे बिल थे वो अज्यूम किए जाएंगे कि 30 तारीख तक फेज 4 लॉकडाउन है, तो 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। सो क्या हमें रीजनरेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक 30 तारीख का डेट है। सो 30 तारीख के बाद क्या होता है उसके ऊपर से हमें ईवे बिल का शायद सेकंड एक्सटेंशन मिलेगा, मे बी एटलीस्ट 3 तारीख, या डिपार्टमेंट उसको लिबरलाइज कंसीडर करेगा, क्या हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन 3 तारीख के बाद कैसे सिचुएशन ओपन है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मे बी एक्सपेंसेस, जितने भी हम खर्चे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिस्कशन चल रहा है कि एमएचए सर्कुलर के हिसाब से कि हमें अगर फैक्ट्री में अलाउ किया जाता है अपने एम्प्लॉयज को जाने के लिए, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो उस केस में उन्हें मास्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको टेम्परेचर मशीन, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन ये प्रोवाइड करने के बाद में क्या इसका क्रेडिट मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज ये सब पर्सनल कंजम्पशन है या ये गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके स्टाफ अगर फैक्ट्रीज में जाता है, आपके वर्कर अगर फैक्ट्री में जाते हैं, तो शायद उनका रहने वगैरह का वहाँ पे फैसिलिटीज किया जाना चाहिए, और वो बाहर नहीं आ सकते। तो ये केयरफुल ये देखना पड़ेगा कि हमें उसका क्रेडिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और मे बी डिपेंड अपॉन, क्योंकि पुराने केसेस में ऐसा रूलिंग्स है कि कुछ केसेस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। स्टील अथॉरिटी का केस है जहाँ पे बोला एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अराउंड दिस। अदर देन दिस, हम जो अभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम जो CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम डोनेट कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें
गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या इस पे हमें क्रेडिट मिलना चाहिए? जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आप गिफ्ट देते हो या किसी को सैंपल देते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन ये इवेंट ऐसा है, ये वन ऑफ दोज इवेंट है जहाँ पे सिचुएशन डज नॉट डिमांडेड, या लॉ इस तरह से नहीं बनाता कि इस तरह की सिचुएशन में गिफ्ट देना पड़ेगा। तो क्या हमें क्रेडिट मिलना चाहिए? डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट शुड टेक अ लिबरल व्यू, और हमें मिलना चाहिए ऐसा लगता है। बट आज की तारीख में लॉ बोलता है आप किसी को भी अगर जाके कुछ बांटते हो, कुछ देते हो, शायद उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे गिरीश थोड़ी देर पहले बोला कि सारे फाइलिंग डेट एक्सटेंड हो गए, तो जीएसटी के डेट डेफिनेटली एक्सटेंड हुए। 5th में, 24th ऑफ जून, डिपेंडिंग अपॉन अपना कैसा कंप्लायंस आता है, डेट एक्सटेंड कर दिए गए टेक्निकल रीजन से सारे, बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर। बट पॉइंट है कि एक्चुअल ड्यू डेट 20 अप्रैल ही है। लेकिन अभी अगर हम डिले करने पे, आपका फाइलिंग डिले करने पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको लेट फी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? ये है कि कंपनीज एक्ट में भी ये उसको डिले नहीं ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली ड्यू डेट तो है 20 जून जीएसटी पेमेंट का, लेकिन ये एक्सटेंशन दिया गया है नॉट फॉर इंटरेस्ट एंड लेट फी। तो आप इंटरेस्ट और लेट फी नहीं अप्लाई होगा आपको, लेकिन क्या इसको डिले ट्रीट किया जाएगा टैक्स ऑडिट में या कंपनीज एक्ट में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन लिया गया है जो अभी अमेंडमेंट्स आए रिसेंटली, कि हमें जो क्रेडिट अलाउ करते थे उसको एक कैपिंग था, अक्टूबर से दिसंबर तक 20% का कैपिंग, कि हमारे इनवॉइसेस है वेंडर ने अपलोड नहीं किया तो मैं 20% से ले सकता हूँ। और 1 जनवरी से वो 10% कर दिया था कि अगर किसी वेंडर ने अपलोड नहीं किया बट मेरे पास इनवॉइस है तो मेरे एलिजिबल क्रेडिट का मैं 10% एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। यानी कि मैं सारे रिकंसिलिएशन करने के बाद भी 10% एक्स्ट्रा ले सकता था जितना भी मेरा क्रेडिट मैच थे। बट अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए वो वेव ऑफ कर दिया है 10% का, यानी कि मैं खुद से क्रेडिट ज्यादा ले सकता हूँ सितंबर मंथ की फाइलिंग के लिए। इसका मतलब आई शुड टेक दिस बेनिफिट कि अगर मेरे कोई वेंडर्स ने क्रेडिट दिया गया है तो मुझे रिकंसाइल करके मंथली के मंथली मुझे देख लेना चाहिए, और मुझे अगर क्रेडिट मिलता है तो उससे मेरी वर्किंग कैपिटल बेटर होगी, मुझे क्रेडिट ले लेना चाहिए और ये एक्सरसाइज मंथली करना चाहिए, वेंडर से फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने सितंबर मंथ में अगर मैंने अज्यूम कीजिए ज्यादा क्रेडिट ले लिया तो मुझे उतना रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो उतना ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये एक पॉजिटिव चेंज है जीएसटी एंगल से। सो कंपेयर टू कोविड सिचुएशन, जीएसटी अथॉरिटी थोड़ा काम कर रही है, बट वो उन्हें और थोड़े काम करने या और क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, लाइक कि ईवे बिल पार्ट है, सीएसआर पार्ट है, कुछ एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री रिलेटेड है जैसे फैक्ट्री एक्ट में तो वो यहाँ पे भी अलाउ करना चाहिए। इस तरह के कुछ सिचुएशंस को हमें ध्यान रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें अभी से प्रिपेयर करना चाहिए कि क्या इश्यूज आ सकते हैं जीएसटी में। ओवर टू यू गिरीश। थैंक्स अभय। तो हमें अभी करना क्या चाहिए? तो मैं अपने प्रेजेंटेशन में फिर से जाता हूँ। सॉरी, ये स्लाइड थोड़ा ब्लैंक हो रहा है, पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर मैं शेयर करूँ? कैन आई शेयर? हाँ, या प्लीज शेयर। तेरे में भी ब्लैंक आएगा इसमें, तो प्रॉब्लम विद द स्लाइड। सो कम टू द पॉइंट, अभी क्या नया आएगा इसमें? क्या नया आएगा? डिजिटल क्लियरली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल इज द न्यू नॉर्म। एज आई टोल्ड यू, कैश किंग रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रॉफिटेबिलिटी चिंता मत करिए, कैश का सोचिए 1 साल के लिए। सब जगह वेरिएबल मॉडल्स आ जाएंगे, तो फिक्स कॉस्ट किधर नहीं चलेगा, सब जगह वेरिएबल मॉडल्स। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको वेरिएबल करना है। अगर चीज ठीक हो जाएगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, थोड़ा रेंट कम कर लिए, थोड़ा डिफरमेंट दीजिए, अगर सब ठीक होगा तो मैं आपको दे दूंगा। लोकलाइजेशन पे बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा।
तो चाइना के बाद, चाइना के अलावा लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके बिजनेस में लोकलाइजेशन के क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या उसमें बेनिफिट आ सकता है, आपको आपको सोचना है। सप्लाई चेन बदल जाएगा, तो अगर आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दुनिया से चाइना के इंपोर्ट कम होंगे, तो आपके और ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या रह सकते हैं, क्या लोकलाइजेशन में बन सकता है, वो आपको देखना है। और कैसे लॉबी करना है गवर्नमेंट को, कहाँ से ड्यूटी लगाना है, कहाँ से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना है, वो आपको सोचना है। फिर आपको बहुत ही फास्ट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू बंद आपके आपके फैक्ट्री में केसेस ये सब चलते रहेंगे, तो आपको एकदम ही फटाफट एक्ट करना है और मूव करना है। अभी लीडरशिप दिखाने का टाइम है, अभी रोने धोने का टाइम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अभी आप देखेंगे तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। व्हाट शुड यू बी डूइंग? पहले तो आप ह्यूमन बनिए, अपने एम्प्लॉयज को रीच आउट कीजिए। एज आई टोल्ड यू, सबको तकलीफ हो रही है अंदर से, उनको साथ में लेके चलिए। साथ में लेके, अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो कॉम करने की कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर्स को साथ में लीजिए, सप्लायर्स को फोन कीजिए, सबका हालचाल पूछिए, आगे बढ़िए। ऐसा इग्नोर करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला घर पे। और आपके कॉम्पिटिटर्स से भी आप दोस्ती कीजिए। जैसे कॉल है, आप सब जयेश भाई सब अपने दोस्त ही कॉम्पिटिटर्स भी होंगे इसमें कॉल्स पे, सबकी फैक्ट्रियां होगी, तो कॉम्पिटिटर से सीखिए क्या कुछ करना है। और रियली होप कैरी कीजिए भाई, ये यू कर्व रहेगा तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूंगा, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। और लोग क्या कर रहे हैं ना, दो अपनी टीम को दो भाग में स्प्लिट कर रहे हैं। एक जो एवरीडे बिजनेस चलाएगी, और दूसरी जो आगे चल के स्ट्रैटेजी निकालेगी, भाई कहाँ से सप्लाई चेन बंद होगा, कहाँ से नए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे, कहाँ से नए मार्केट्स बनेंगे, कौन सा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। जैसे कैसे ई कॉमर्स, आपको पता है ई कॉमर्स कभी आया था? ई कॉमर्स आया जब सार्स आया। सार्स आया था तभी लोग बाहर नहीं आते थे, तो ई कॉमर्स अलीबाबा पैदा हो गया। तो कुछ तो नया निकलेगा इसमें से। ये क्या नया है आपको सोचना है, ढूंढना है अपने बिजनेस में। मैं अपने बिजनेस में भी वो खोज रहा हूँ। बजटिंग, जीरो बजटिंग होना चाहिए। कैश शुड बी किंग। जीरो बजटिंग मतलब, मुझे कोई कह रहा था मालूम है मेरा सेल तो 80% हो जाएगा। 80% कैसे होगा भैया? आपके क्लाइंट्स भी नहीं रहेंगे। जीरो से आपको शुरू करना है भाई। जीरो से कैसे 80 तक पहुंचेगा, 180 तक कैसे जाएगा वो नहीं देखना है आपको, जीरो से 80 पहुंचाना है। और वॉर टाइम थिंकिंग होना चाहिए भाई। फटाफट ऑर्डर आया, आगे बढ़ना है, स्टार्ट स्टॉप होएगा, फटाफट एक्ट करना है, फटाफट फोर्स मेजर क्लॉज ऐसा नहीं 1 हफ्ता लगाना है पढ़ने के लिए, रात तक पढ़ लेना है, फटाफट एक्ट करना है। वॉर टाइम में कैसे लोग फटाफट एक्ट करते हैं। और आपको देखना है लाइक आपको अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ कोई दोस्त से आएगी, कोई मेंटर से आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से आप स्ट्रांग बनेंगे। ऐसा नहीं है भाई आप डूबते जाएंगे सोच में, और आपका बिजनेस भी उसके साथ प्रॉब्लम में आ जाएगा। आप डिसाइड कीजिए आपको चाइना से कितना फायदा हो सकता है, तो चाइना तकलीफ में रहेगा। और मन में रिकंसाइल करिए भाई, ये थोड़ा टाइम के लिए अभी न्यू नॉर्मल है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए पता नहीं कितना, बट ये गुम होने वाली चीज नहीं है, ये रहने वाली है आपके साथ थोड़ा टाइम के लिए। तो कैसे आप इसको देखेंगे, कैसे आप इसको डील करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके केस में इनोवेशन क्या हो सकती है वो भी आपको देखना है। इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स, क्या क्या और अलग से हो सकता है, वो सोचना है, इवेल्युएट करना है। सो रियली एडवर्सिटीज से अपॉर्चुनिटीज आती है। जो भी आप पढ़ेंगे, स्पेनिश फ्लू, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद ही बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं। टाइम लगता है, पर 2-3 साल में नई कंपनियां निकलती है बड़ी बड़ी। क्या वो निकलेगा आपकी इंडस्ट्री में, आपको सोचना है। और रियली आगे देखना है और फटाफट मूव करना है। विद दिस सजेस्ट जी, वी जस्ट ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स इफ एनी। और मुझे 15 मिनट हो रहा है 6:15 तक। थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेगी ज्यादा। गिरीश आप नो प्लीज प्रॉब्लम, नो बने, प्रॉब्लम। प्लीज। थैंक यू सर। मैं ऑन बिहाफ ऑफ बमियान मर्चेंट निशित पाठक विल पूछेंगे क्वेश्चंस। हमारे मेंबरों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ मैंने भी उनको दिए हैं, तो प्लीज आप हमारा जवाब दीजिए, हमको कंफ्यूजन से बाहर निकालिए। हेलो गिरीश जी, हेलो अभय जी।
हेलो, हेलो, गुड हाय। इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर आपने जो एकदम डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है एंड आई एम श्योर एवरीवन लिसनिंग ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी होगी और आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब भी दे दिया होगा ऑलरेडी। बट टैक्सेशन को लेके काफ़ी सारी ग्रे एरिया है, काफ़ी सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टैक्सेशन ऐसा है कि बिजनेस एंड अदरवाइज सब में रिलेट हो रहा है ये। सो few basic taxation questions में एक ये है the COVID impact on taxation and GST on business। एक क्वेश्चन ये है कि what is the form PMT 09 under GST which is recently released and how will it be helpful? बिल्कुल, अभी you want to take that? यस यस, PMT 09 ये सेक्शन 47 से 10 और 11 में इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद में 87 करके एक रूल्स आया है स्पेसिफिकली। इसमें ऐसा कहा गया है कि आपने गलती से जो भी टैक्स भर के रखा था, जो इंटरेस्ट भर के रखा था, जो पेनल्टी भर के रखा था, जो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो आप अभी वो एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपका जहाँ पे भी ब्लॉक हो रहा था, लेट फी आपने पे कर दिया था पहले, इनिशियली जब जीएसटी नहीं चल रहा था, आपको लेट फी गलती से चार्ज करके फिर वेवर आ गया था, तो आपके पास वापस आ गया, लेकिन आपने वो कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। अब वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसमें सिर्फ एक ही चैलेंज है, सेक्शन तो एक्टिव हो गया है, लेकिन 8713 जिससे ये रूल के थ्रू प्रोवाइजो आया है वो एक्टिव नहीं हुआ है। बट गवर्नमेंट का जिस तरह से ये अभी आया है, पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसे आपने यूटिलाइज किया हुआ नहीं होना चाहिए पहले कभी। ओके, वो फिर क्लेम कर सकते हैं हम। तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी वो चार्ज किया जाता है ओनली फॉर डीलर्स एक्सीडिंग 5 crores टर्नओवर एंड दैट इज फाइल्ड आफ्टर 5th of May 2020। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कोई स्पेसिफिक रीजन से है and whether interest would be charged on the net GST liability or gross GST liability? So गवर्नमेंट ये इंटेंट से बात कर रहा है कि जिसके पास ज्यादा टर्नओवर है उसका वर्किंग कैपिटल बेटर है एंड उनको स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है कंपेयर टू द बिग वन। इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स मोर फ्रॉम अ सपोर्टिंग अ मेजर पीपल, बिकॉज 89% से ज्यादा लेस देन 5 करोड़ के टर्नओवर में आते हैं कंपैरेटिवली एज अ स्मॉल ट्रेडर अंडर जीएसटी स्लैब। So with that, भाई जी हमारे उधर क्या है, 5 करोड़ का टर्नओवर, वेरी स्मॉल अमाउंट, बिकॉज हमारा टर्नओवर का बिजनेस है। सो मेजॉरिटी, अब क्वेश्चन को इसको बराबर आप दीजिए क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो जितने व्यापारी हैं इससे जुड़े हुए हैं। so सर ये ऐसा है कि 5 करोड़ के ऊपर वालों को ही है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन लाया उसके हिसाब से 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए अगले 5 मई से लेकर 24 जून के बीच में आप जो रिटर्न फाइल करोगे उनके लिए 9% दिया गया है, विच इज वेरी करेक्ट। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द टर्नओवर। आपका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। और जो ग्रॉस वर्सेस नेट है, जो सेकंड क्वेश्चन था, जीएसटी ग्रॉस पे चार्ज होगा या नेट पे चार्ज होगा, इसके ऊपर तो अमेंडमेंट भी आ चुका है एंड बोलते हैं कि नेट के ऊपर चार्ज होगा। इसके ऊपर जजमेंट भी आया है कोर्ट्स के, तो देयर आर कपल ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट वो जो बोलते हैं कि नेट के ऊपर चार्ज होना चाहिए, ग्रॉस के ऊपर नहीं चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्रेडिट है उसका, तो क्रेडिट सेट ऑफ करने के बाद में जो लायबिलिटी बचती है सिर्फ उस पर ही चार्ज होना चाहिए, विच इज फंडामेंटली करेक्ट ऑल्सो। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ड्यू डेट्स जो अंडर सेक्शन 80C के जो थे इन्वेस्टमेंट्स, उसका एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। तो इन्वेस्टमेंट, इफ फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन May 2020 and is claimed as deduction in annual year 2021, whether the same will be allowed as deduction in annual year 2021-22? If not, how to distinguish in annual year 2021-2022? You can claim it only once. Okay. Simple. So if you claim it now, you can't claim it the second time. Again, But you can claim it in both places, either or. Yeah, either or. All right. Next is first advance tax installment is due on 15th June 2020. How will one comply with it when there is a huge liquidity crunch? Also, that there will be no major business in the first quarter due to COVID impact. So which is where we are, हम hope कर रहे हैं भाई
अभी जो सेकेंड स्टिमुलस आएगा ये सब केसेस एड्रेस करना चाहिए। एक Okay. रिकमेंडेशन और गई है भाई, एडवांस टैक्स ये टाइम पहले तो क्वार्टर में माफ करना चाहिए। माफ मतलब आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कितना डीप है, ये कैसे करेंगे आप एडवांस टैक्स एस्टिमेट, क्योंकि एज मैंने आपको बताया ये 3 महीने में खत्म होने वाली चीज नहीं है अनलेस क्योर या वैक्सीन आए, जो वैक्सीन अनलाइकली, क्योर शायद आएगा, बराबर। तो आपके हाथ में नहीं है, आपको खाली अभी सर्वाइव करना है, आप वेंटिलेटर पे है। Okay. तो ये जो आने वाला है अभी नेक्स्ट स्टिमुलस उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा ये। Okay. Thank you. New TCS provisions are applicable as per budget 2020, that is applicable with effect from 1st of April. Looking into present scenario, how to comply with the same? वो भी डिफर हो जाएगा Okay. Okay. क्योंकि अभी तो कोई आपने सिस्टम भी नहीं एडजस्ट किए हैं उसके लिए। हाँ सही बात है, लेकिन क्या जो अपने कंफ्यूजन है वो आपसे आपके नहीं डिफर हो जाएगा टेक्निकली, अभी एप्लीकेबल पे डिफर हो जाएगा। Okay. एक है क्वेश्चन, whether any benefits or reliefs provided to startups to combat COVID impact? अभी तो कुछ नहीं है, तो जो पैकेज आएगा एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए शायद कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं है। एक्चुअली ये टैक्स भी नहीं है, दिस इज बियॉन्ड टैक्स, इट रेंजेस फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट टू एमएसएमई लोन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मुझे अभी दिखता नहीं है, बहुत बोल रहे हैं भाई बन रहा है, और जब भी अनाउंस होगा तभी देखना पड़ेगा उसको, अब फिलहाल कुछ नहीं है। ओके। हमारे भिवंडी के जो स्मॉल स्केल लोन्स और वीवर्स के वहाँ वो कलेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से, बिकॉज वहाँ पे द नेचर ऑफ वर्क इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे मतलब देयर इज आल्सो लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब वर्क। तो बेसिक कंसर्न इज द क्लास, क्योंकि कैश फ्लो का क्रंच स्ट्रेच हो गया है इन द फर्स्ट मंथ, समहाउ दे मैनेज्ड। अभी आगे मैनेज कैसे किया जाए, जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल करना है, तो सर्वाइवल करने के लिए स्पेसिफिक, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सनल एंड जो टूल्स यूज कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको कैसे कहा था भाई, कैश फ्लो इज द ओनली सर्वाइवल ट्रिक, एंड फॉर कैश फ्लो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एंड maximizing the revenues with whatever innovation you can think about, cash flow is the only trick। और आपको डिसाइड करना है आपको सबको लेके चलना है आगे कि आपको रिट्रेंचमेंट करना है। मेरी सलाह होती है हमेशा लोगों को, भाई आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जो अभी ये टाइम है वॉर टाइम में खाना चाहिए घर पे लोग, जिसको आप 2-3 लाख रुपया दे रहे हैं, जो SIPs बना रहा है आपका, उसका काट देना चाहिए आपको। जिसका सबको इनाफ खाने के लिए चाहिए, एटलीस्ट बिरयानी नहीं खाएंगे तो सब मिलके दाल चावल तो खाएंगे। बराबर। लेकिन जो जॉब वर्क भिवंडी में इंडस्ट्री लगी है, उनके खुद के कोई भी का मार्केट नहीं है, विजन नहीं है, प्लान नहीं है, मशीनरी लगा दी है, सिर्फ उनका ब्रेड बटर जॉब वर्क से चलता है, तो उनको किस तरह हेल्प कोई गाइडेंस कर सकते हैं कि उनको कैसे सर्वाइव? उनके लिए तो MSME पैकेज ही चाहिए होगा, जो उनको सर्वाइव करने के लिए अगर उनको सैलरीज देनी है अपने लोगों की, तो उनको तो सिंसियरली लॉबी करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, स्टेट एज वेल एज सेंटर, क्योंकि गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकता है उनको, क्योंकि कहाँ से उनको पैसा मिलेगा देने के लिए, सब तो साइकिल बंद हो चुका है अभी। बराबर। GST वेवर ऑफ करने के लिए फॉर सम पीरियड आफ्टर विड्रॉल ऑफ लॉकडाउन, इज देयर एनी concessions that will be considered? अभी तो कोई कंसेशन नहीं है, बट यस जैसे सर ने कहा एडवांस टैक्स का यू कैन नॉट डिटरमाइन, उसी तरह से जीएसटी के ऊपर भी सेकेंड पैकेज या सब्सिक्वेंटली अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो वी कैन डेफिनेटली सी सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, यू नो, बट हाँ डेफिनेटली कुछ तो बेनिफिट या कुछ तो रिलैक्सेशन आना चाहिए डेफिनेटली। अभी तो कोई नहीं है बट रिलैक्सेशन आज की तारीख में। Same similar lines पे एक और question is that 20% of textile manufacturer are going towards bad debt का काफी सारे problems आएंगे, so any GST mechanism that can be developed or is being developed towards bad debts and recovery there? सर अभी इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, हाँ लेकिन ये सिचुएशन अगेन वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमें ये पूरा सेक्टर हैज अ टुगेदर हमें जाना पड़ेगा, हमें रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि हमारा इतना बैड डेट्स होने वाला है, एंड प्लीज देयरफॉर यू शुड गिव अस सम बेनिफिट अराउंड दिस, बट यस देयर हैज टू बी लॉट, हमें साथ में काम करना पड़ेगा, लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी डन अराउंड दिस। यस
Talking about bad debts only, normal process of writing of bad debts is very cumbersome. So now, is it going to be easier that the number of bad debts will increase, but GST registration के हिसाब से is this going to make the process any easier with GST being involved? सर बैड डेट्स का और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई लिंकेज नहीं है, बिकॉज बैड डेट्स ये मेरे सप्लाई होने के बाद में सब्सिक्वेंटली इवेंट होता है, जबकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सप्लाई करने के वक्त डिटरमाइन किया जाता है। देखिए मेरा 20 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख का टर्नओवर है, डिपेंडिंग अपॉन। सो एक इवेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होता है और दूसरा होता है सप्लाई होने के बाद में इवेंट होता है। सो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आज, लेकिन यस द वे आई सेड अर्लियर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि इफ वी आर हैविंग सो मच ऑफ इश्यूज वी शुड गेट सम वेवर अराउंड दिस। डेफिनेटली हमें रिलीफ होना चाहिए। और people as in your presentation आपने काफी सारे field you mentioned of upcoming field, yes, so people are worried about investments. Which will be the best time to invest and which will be the upcoming fields that you feel will be where you will find new profits? Investment means on the stock market or from the business perspective? No, we are talking about only textile is present. अगर टेक्सटाइल से प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो आप कुछ जिस तरह जैसे आपने बताया कि जो काफी हिट नहीं चुकी है इंडस्ट्री, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आएगी जैसा आपने बताया, तो कुछ आप उस पर फोकस कर सकते हैं। If I were you, the biggest spender in the next 1 year will be government. Okay. Government. You have to work with the government. चलिए गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, गवर्नमेंट स्टिमुलस करेगी। Okay. आपका जो फैसिलिटी है और क्या कर सकता है गवर्नमेंट के प्लान्स में, वो आपको देखना है। कैसे कैसे अभी डिफेंस कंपनीज वेंटिलेटर्स बना रही हैं, बहुत लोग मास्क बना रहे हैं। मुझे अभी एक बहुत ही वियर्ड कंपनी का फोन आया, भाई मास्क बेचेंगे मुझे। मैंने कभी पूछा था मास्क जिंदगी में बनाया नहीं है आपने? नहीं, हमने चालू किया अभी मास्क बनाना। तो बहुत ही अलग गवर्नमेंट का कहाँ फोकस है आपको, वो आपको देखना है। वो स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी। गवर्नमेंट विल बी द बिगेस्ट स्पेंडर इन द नेक्स्ट वन। तो डोमेस्टिक में आपको एकदम गवर्नमेंट पे ध्यान देना है। और क्या कर सकते हैं आपके नेटवर्क से, डीलरशिप से जो गवर्नमेंट के कनेक्टेड होगा, डोमेस्टिक नेशनल। सेकेंड इज आपको बाहर पूरा समझना है, चाइना किधर किधर एक्सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, वो कंट्रीज कैसे इसके साथ डील करेगी, पूरा स्टडी करना है ग्लोबल सप्लाई चेन टेक्सटाइल। और वो कंट्रीज को आपको रीच आउट करना है। और अभी आप अकेले तो नहीं रीच आउट कर सकते हैं, पर वो मिलके साथ में अलायंसेस करके, साथ में मिलके अगर पावरफुल बन के कर सकते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा आपका। और फिर जो जो मैं डीप देख रहा हूँ ये बिजनेस को, ये जो भी ये अपैरल डिपेंडेंट है ये गिरेंगे, तो उसके बदले बेसिक पे आएंगे लोग थोड़े टाइम के लिए। थोड़ा टाइम के लिए वो आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगा। वो चेंज का कैसे आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग में, आपको वो देखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप बेडशीट्स करेंगे, बेडशीट्स इतने बिकेंगे नहीं। सही बात है। आई मीन तो बेसिक चलेगा थोड़ा टाइम, मुझे लगता है। होटल इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो बेडशीट की आप राइट है कि वो को रिलेटेड है। और दूसरी आपने मुझे थोड़ा बीच में आपने बताया था कि जैसे हम लोग के मार्केट के व्यापारी हैं, हमको साथ में लेके चलना है कि एक के पास हमको कोलैबोरेशन करने का, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। करेक्ट, बिल्कुल। जुले अलायंस का टाइम है। वॉर टाइम में देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थोड़े कंट्रीज एक हो गए, थोड़े कंट्रीज एक हो गए, साथ में जीत सकते हैं। बराबर है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम लोग पूरे अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले वरीड है, बहुत सारी होगी, लेकिन जहां तक मैं इनकी लीडरशिप करता हूं तो मुझे मेरा ज्यादा फिक्र होता है, तो आपसे मैं ज्यादा पूछता हूं तो मुझे भी गाइडेंस मिलती है कि अभी हमको कोलैबोरेशन, इनोवेशन पे ध्यान देना है। नहीं, बिल्कुल। और मैं आपका बैकग्राउंड देता हूँ, मेरे फादर का भी टेक्सटाइल का बिजनेस है। मेरा फादर 78 इयर्स का है। अभी भी हमारी दुकान है मोदी जेठा मार्केट में, बॉम्बे में। अच्छा। तो वहाँ हमारा सेटअप है, प्रिंसेस स्ट्रीट में हमारा दूसरा ऑफिस है। तो मैं काफी कनेक्टेड हूँ पूरे सिस्टम से। और डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी,
फिर अभी ये तीसरा झटका है उनको। हमारा और तो पब्लिक की सेविंग खत्म हो गई है सर। कंप्लीट बहुत तीसरा झटका है, वो काफी परचेसिंग स्ट्रेस में। हाँ, परचेसिंग पावर अगर इस तरह होगा और सब लोग ईएमआई पे आएंगे तो फिर हम जैसे हमारे बच्चों को वारिस में वारसा में प्रॉपर्टी देते थे कि कुछ देते थे, अभी अपने को लोन देना पड़ेगा। करेक्ट, तो एक बहुत ही सीरियस चीज है। और बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम से अभी गुजर रही है क्योंकि आगे का कुछ दिखता नहीं है। और अभी ये टफली वाला टाइम है, इसलिए आपको थोड़ा हार्टलेस है। मेरे फादर की डिस्कशन में से क्या होती है, 30 लोग हैं उनके पास, 30 लोग की फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट, उनका चिंता उसके ऊपर होता है। हाँ जी, तो सीरियसली चूल्हे कोई चाहता नहीं है जिसने 25-30 साल काम किया होगा वो उसको निकाले या उसका सैलरी कम कर ले। हम वैसे लोग नहीं है, हम अमेरिकन नहीं है। बराबर है, रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बराबर। इसमें मैं उनको कहता रहता हूँ भाई साथ में मिलकर चलने से ही कोई सुन सकता है शायद आपको, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं आपको। सही बात है, सही बात है। आपने जब भी बताया कि गवर्नमेंट से हमें काम करना है और ये लॉबी से लड़ना है, हमारी डिमांड रखना, हमारी मुश्किलें रखनी है, तो हमारा संगठन ही हमें काम में आएगा। इंडिविजुअल करेक्ट करेक्ट, लोग सुनेंगे भी नहीं। वो डिप्रेशन हो जाएगा, कोई अकेले हैं आप दुनिया में। सही बात है। चलिए मुझे अपने दूसरे कॉल में जाना है, अभी 6:30 लास्ट 6:25 हो रहा है। हाँ बताइए। लाइव क्वेश्चंस भी है जिसमें स्पीकिंग अबाउट सॉक्स इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक, जिसमें आपने ऑलरेडी क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है दैट्स मैन्युफैक्चरर्स शुड फोकस मोर ऑन डोमेस्टिक एंड लोकलाइजेशन. One thing was that can we deny to pay rent for factory sheds if force majeure clause is applicable by default, or do we have to negotiate on personal equation? You have to first negotiate on personal equation because see रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसने आपको तो इतना दिन साथ में रहा है, पर कोई बहुत डिफिकल्ट भी रहता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरा एक रेंट एग्रीमेंट था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, तो मैंने फोन किया उसको, भाई हम आपको रेंट नहीं देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, हमारा धंधा बंद हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको देना ही पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो आपका डिपॉजिट फॉरफिट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात होती है, कोई डिस्कशन करना। फिर उन्होंने मुझे कहा भाई नहीं नहीं अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो मैं आपकी कोस्ट क्रिएट करूंगा एंड ऑल। ये सब एमएनसी, ये हमारा प्रोसेस होता है। एमएनसी लोग के साथ प्रोसेस में आदमी फंस जाता है। कहाँ रिश्ता होता है, पहले रिश्ता यूज करना चाहिए। लास्ट थिंग इज टू गो द लीगल पार्ट, और ये मुझे फोर्स कर रहा था लीगल पार्ट में जाने के लिए। One other thing is कि human need रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से textile should it be considered as an essential commodity, and what should be the consumer's spend on textile and their behavior post COVID? देखो बिहेवियर पोस्ट कोविड तो एकदम ही सबका घर का बिहेवियर ही रहने वाला है। कोई अगर 4 पैंट सिलाता है तो 2 पैंट सिलाएगा। सही बात है। अभी मतलब ये तो पूरा 2 गाड़ी के बदले 1 गाड़ी होगा, थोड़ा टाइम के लिए, खुशहाली आने में टाइम लगेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा साइकी चेंज हो जाएगा अभी। एक और क्वेश्चन लाइव है कि in the lieu of bad debts you told that we should do representation, so can you help us with doing the representation? I think yes, Abhay, you want to take that? Of course we can. Yeah, please. Yes, why not? Sure. आप जो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक मुझे जीएसटी के जो भी है जयेश जी, आप मुझे एक छोटे पेपर में लिख के भेजिए अपने कॉमन लैंग्वेज में, मैं उसको लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको ऑफिस भेज दूंगा, आप सबमिट कर देना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गिरीश जी आपने काफी भाई जी आपने काफी ब्रीफ बताया। हम एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा आपने डिलीवर दिया हमें। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड आप यहाँ पर आए, और मैं आपको कभी भी रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज गिव अस द प्रिविलेज अगेन। थैंक यू। I would just add with one thing for you, Jayesh bhai, personally. Thank you. आप keep your shoulders high. हाँ, आप धंधा चला रहे, भगवान जब भी आप एम्प्लॉयमेंट चलाते, भगवान सपोर्ट करता है, हमेशा याद रखना। थैंक यू सर। सब अच्छा हो जाएगा। Keep your shoulders high. थैंक यू सर। Thank you. God bless you too, sir. Thank you. Bye. Thank you, Ji. Thank you. Bye.